नमस्कार, स्वागत है आप सभी का A1 टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुर और आप देख रहे हैं A1 उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की हुई बैठक। 54 फैसलों पर हुई चर्चा। 2.5 लाख कर्मियों व पेंशनर्स को 3% डीए की सौगात, तो 526 करोड़ की औद्योगिक निवेश की डीपीआर हुई मंजूर। मुख्यमंत्री धामी ने मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी को लेकर दी प्रतिक्रिया। कहा, नाराजगी जैसी कोई बात नहीं, मिलजुल कर सुलझा लिया जाएगा मामले को। चुनाव से पहले तेजी से काम कराने की होती है ललक। चुनाव से पहले उत्तराखंड बीजेपी में संकट। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह ने नाराज होकर दिया मंत्री पद से इस्तीफा। करीबी विधायक ने भी छोड़ी कुर्सी। 3 और एमएलए छोड़ सकते हैं पार्टी। उत्तराखंड में नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन हुआ सख्त। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश ने की नई एसओपी जारी। अधिकतम 100 लोगों के साथ मना सकेंगे नए साल का जश्न। तो नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न किया घोषित। उत्तराखंड में ओमिक्रॉन का बड़ा खतरा। युवती के माता पिता भी कोरोना संक्रमित। वेरिएंट का पता लगाने में जुटे विशेषज्ञ। तो बीते 24 घंटों में 27 नए मिले संक्रमित। फिलहाल प्रदेश में 233 सक्रिय मामले। अब आइए खबरों पर नजर डाल लेते हैं विस्तार से। प्रदेश के 2.5 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए में 3% की बढ़ोतरी होगी। आपको बता दें कि प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में डीए के इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। तो वहीं शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12वीं तक अध्ययनरत सामान्य व पिछड़ी जाति के छात्र छात्राओं को भी निःशुल्क पाठ्य पुस्तक योजना में शामिल किया जाएगा। साथ ही बैठक में 54 प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई। आपको बता दें कि शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंत्री हरक सिंह रावत की नाराजगी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। चमोली दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री धामी ने साफ शब्दों में कहा कि हर जनप्रतिनिधि के सामने अपने इलाके के विकास का दबाव होता है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है, मिलजुल कर बात करके मामले को सुलझा लिया जाएगा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। सर, आपने अब तक जो फैसले लिए हैं, बहुत धाकड़ फैसले लिए हैं, क्या हरक सिंह रावत आपको प्रेशर में ले लेंगे इस बार? नहीं, देखिए ऐसा प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है। आपस में उन्होंने बात करी है। सर, कितनी राशि सरकार को असहज करने वाली स्थिति है सर? वैसे ही नहीं, सब लोग मिलकर देखिए, हम लोग शुरू से हर चीज में रास्ता निकालते आए, रास्ता निकालेंगे और आप लोगों के सबके सहयोग से सब लोग मिलकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर, विपक्षी पार्टियां इसको मौके की तरह देख रही हैं। चोट लग जाएगी मेरे भाई। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग अपने ही घर में इतने उलझे हुए हैं कि वो पहले अपने घर से बाहर निकले, वहाँ तय करें कौन लीडर है, कौन किसके नेतृत्व में जाएंगे, कौन क्या करेगा। वहाँ पर अलग अलग तरीके की चीज़ें चल रही हैं। आज हैं रावत जी इतने सीनियर हैं, वो कह रहे हैं मुझे बनाओ, लेकिन वो पार्टी वाले बना नहीं रहे, उनको आगे कर नहीं रहे। तो उनकी व्यथा भी बड़ी हमको खराब लगती है कि भाई अगर रावत जी के साथ भी इस तरह का वहाँ पर हो रहा है। तो वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस में चल रहा सियासी संकट सुलझने के बाद सत्ताधारी बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई सामने आई। आपको बता दें कि सरकार के वरिष्ठ मंत्री और राज्य के कद्दावर नेता हरक सिंह रावत ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके बाद हरक सिंह के करीबी और देहरादून की रायपुर विधानसभा सीट से विधायक उमेश शर्मा काऊ ने भी इस्तीफा दिया। एक के बाद एक 2 बड़े नेताओं के इस्तीफे से पार्टी की बुनियाद ऐसा लगता है थोड़ी हिली है। इसे बीजेपी के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है। यह आशंका पहले से जताई जा रही थी कि पिछले विधानसभा चुनाव के वक्त कांग्रेस से बीजेपी में आने वाले नेता अगले साल होने वाले चुनाव 2022 से पहले पार्टी को बड़ा झटका दे सकते हैं। इस बात के संकेत अब इन दोनों नेताओं के इस्तीफे के बाद मिलने लगे हैं। इससे पहले यशपाल आर्य भाजपा का साथ छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। कहा जा रहा है कि अभी 3 और विधायक बीजेपी छोड़ सकते हैं।
चुनाव की कमान मिलने के बाद हरीश रावत खुलकर खेलने लगे हैं और आगे भी बीजेपी छोड़ने वाले नेता कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है कि उन्होंने लिखित में अपना इस्तीफा सौंपा है या नहीं। तो वहीं उत्तराखंड में चुनावों को लेकर अब राजनीतिक सरगर्मियां जोरों पर हैं, जिसे लेकर राजनीतिक वार शुरू हो गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि कांग्रेस का अपना मामला है, पर वो हरीश रावत को लेकर बोले कि वो बड़े भाई हैं, उनको आज परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि बड़े भाई को ज्यादा ही परेशानी है तो छोटा भाई मैं हूं, आ जाए मेरे पास। तो वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी को लेकर कहा कि वो तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं, उनकी दिल्ली की हालत सभी देख चुके हैं, वो अब उत्तराखंड के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब कांग्रेस के बारे में बोलना ठीक नहीं है, मेरे तो वो बड़े भाई हैं, अब मर्यादा भी नहीं तोड़ी जा सकती है। भाई साहब को बहुत दुखी कर रखा है, बुजुर्ग की तो इज्जत करनी चाहिए, संभाल के रखना पड़ता है। अब कांग्रेस की संस्कृति है बाहर निकलो, अंदर आओ, इधर जाओ, उधर आओ, चलते रहता है। अगर ज़्यादा परेशानी ही होगी भाई साहब को तो छोटा भाई सेवा के लिए तैयार है। मुंगेरी लाल के सपने देखने में कोई हर्जा नहीं है। जो काम आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो काम किसी ने नहीं किया। और जिस पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, दिल्ली में कोरोना के समय सारी उनकी क्लिनिक फेल हो गई, ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगा पाए जो स्वीकृत किया हुआ था। क्या स्थिति हुई उस समय, कितने लोग उस समय मरे दिल्ली में, वो सब लोग जानते हैं, इसलिए भरमाया नहीं जा सकता है। बेरोजगारों की बहुत बड़ी संख्या दिल्ली में है। तो वहीं उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग अब बढ़ने लगी है। अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने भी हाईकमान से मांग करते हुए कहा कि हरीश रावत ने प्रदेश की कांग्रेस को मजबूत किया है और आज सर्वे में भी हरीश रावत का नाम सबसे आगे है और प्रदेश की जनता भी हरीश रावत के पक्ष में है। ऐसे में उन्होंने हाईकमान व वरिष्ठ कांग्रेसियों से निवेदन किया है कि 2022 में हरीश रावत को ही मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए ताकि कांग्रेस 2022 में सत्ता में आ सके। तो वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 27 नए संक्रमित मिले हैं, जबकि 14 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। 233 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक 9 जिलों में 27 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए। अल्मोड़ा, चंपावत, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में 1-1, देहरादून में 8, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 5-5, पौड़ी में 3 व टिहरी जिले में 2 नए संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा किसी भी कोरोना मरीज की मृत्यु नहीं हुई है। बीते 24 घंटे में 14 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। प्रदेश में फिलहाल 233 सक्रिय मरीजों का इलाज चल रहा है। तो वहीं देहरादून के कांवली रोड निवासी युवती के ओमिक्रॉन संक्रमित पाए जाने के बाद उसके माता पिता भी कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। आरटीपीसीआर जांच में युवती के माता पिता के कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि भी हुई है। राजधानी देहरादून में ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही जिला प्रशासन ने अब सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिले में अब किसी भी आयोजन में अधिकतम 100 लोग ही जमा हो सकेंगे। इसमें नए साल का जश्न भी शामिल है। हालांकि खास बात यह है कि होटल में केवल उन्हीं लोगों को प्रवेश मिलेगा जिन्होंने पहले से बुकिंग करवा रखी है। जिलाधिकारी डॉक्टर आर राजेश कुमार ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं। तो वहीं जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश ने बताया कि WHO ने कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को वेरिएंट ऑफ कंसर्न घोषित किया है। यह बेहद तेजी से फैलने की क्षमता रखता है। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सभी पार्टियों के कार्यकर्ता और पदाधिकारी शहर में अपनी प्रचार होर्डिंग लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने प्रचार प्रसार के लिए ना तो किसी के घरों की दीवारें छोड़ रहे हैं और ना ही सरकारी संपत्ति, जिसके चलते काशीपुर जिला निर्वाचन अधिकारी की ओर से सभी विभागों को आदेश दिए गए हैं कि प्रत्येक विभाग अपनी संपत्ति से पोस्टर हटाने की कार्रवाई करेगा। और इसी के चलते नगर निगम प्रशासन द्वारा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें सरकारी संपत्तियों पर लगी प्रचार सामग्री को टीमों की मदद से हटाया जा रहा है। पोलों से होर्डिंग पिछले 3 दिन से हटाए जा रहे हैं। चुनाव को देखते हुए एक जिला निर्वाचन अधिकारी महोदय के स्तर से निर्देश आए हैं
कि जो विभागीय संपत्तियां हैं उस पे से प्रत्येक विभाग अपने स्वयं के प्रयासों से जो इस तरीके के पोस्टर बैनर हैं वो हटाए जाएंगे, जिसके संबंध में हमें प्रशासन से निर्देश मिले कि हमें भी सहयोग करना है। नगर निगम पूरी तरीके से सहयोग कर रहा है इसमें, क्योंकि हमारे पास इस तरीके की क्रेन गाड़ियां हैं कि जो कि ऊंचाई पे जाके पोस्टरों को हटा सकती हैं, तो पूरा सहयोग दिया जाए। तो वहीं कोटद्वार में पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की और वीर गढ़वाली और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गईं और लोगों को शॉल उड़ाकर सम्मानित भी किया गया। देखिए, आज देश के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी, जो पेशावर कांड के महानायक थे, जिनकी एक कल्पना थी देश की आज़ादी के बाद उत्तराखंड राज्य बने और इस क्षेत्र का विकास हो। उन्होंने कहा था गढ़वाल और कुमाऊं के बीच का जो क्षेत्र है गैरसैंण, उसमें राजधानी बननी चाहिए और इस क्षेत्र के लिए तमाम वो योजनाएं थी जो उस टाइम पे आज से आज़ादी के बाद जो गढ़वाली जी जिले का संघर्ष किया है, चाहे पानी की समस्या रही हो, चाहे सड़कों की रही हो, चाहे सिंचाई कुलों की रही हो, चाहे इस क्षेत्र के लिए गढ़वाल विश्वविद्यालय की रही हो। गढ़वाली जी ने तमाम उन लोगों के लिए, अपने नौजवानों के लिए संघर्ष की बात की थी कि मेरा गढ़वाल समृद्ध होना चाहिए, मेरा गढ़वाल सुंदर होना चाहिए और इसका विकास होना चाहिए। और उनकी एक कल्पना थी कि उत्तराखंड प्रदेश के अंदर देश को नाम देने वाला राजा भरत की जन्मस्थली, राजा भरत यहाँ पैदा हुए थे, तो उनके नाम पे जब देश का नाम पड़ा है तो उस क्षेत्र का विकास भी होना चाहिए। आपको बता दें कि ऋषिकेश के मुनिकीरेती क्षेत्र में रेबार नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीडीएस जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी सहित अन्य शहीद जवानों और सैन्य अफसरों को श्रद्धांजलि दी गई और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल सहित पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी अपनी धर्मपत्नी के साथ पहुंचे। चेतना देवी जी रेलवे टीम से स्वागत कर रही हैं। तो वहीं हरिद्वार में आयोजित हुए एक कार्यक्रम में भड़काऊ भाषणबाजी को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने गलत ठहराया है। मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए रविंद्र पुरी ने कहा कि धर्म संसद में जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल किया गया वो सरासर गलत है। सभी को मर्यादित ढंग से अपनी बात रखनी चाहिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अधिकार किसी को भी नहीं है। आपको बता दें कि हरिद्वार में आयोजित हुए 3 दिवसीय धर्म संसद कार्यक्रम में गैर हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए थे, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। लेकिन जो भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरा ये मानना वो उचित नहीं है। मनमोहन सिंह जी के बारे में कहा गया, कई चीज़ें बोली गई, उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि जितने भी संत महात्मा महान थे, उत्तेजना में इन्होंने ऐसी बातें बोली है, तो मैं उनकी ओर से, मेरे पास भी लोग आए थे, मैं माफ़ी मांगता हूं कि ये जो भाषा जो है उसका थोड़ा सा गलत हो गया है। तो बाकी यही है कि ऐसी भाषा का प्रयोग करना उचित। तो वहीं लक्सर के कुड़ी भगवानपुर में हुई किसान की हत्या के मामले में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने सूचना के आधार पर छापा मारा और हत्या के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की घटना को स्वीकार लिया। पुलिस ने हत्या में काम आने वाले तमंचे और मोटरसाइकिल को भी बरामद कर लिया है। 12 में एक हत्या हुई थी कुड़ी भगवानपुर में, ऋषिपाल नामक व्यक्ति की, बालावली के रहने वाले की। तो जो उसमें मेन एक्यूज है जिसने गोली मारी है, तो उसे जो है पुलिस ने, थाना लक्सर पुलिस ने उसे जो है गिरफ्तार कर लिया गया है। उसकी निशानदेही पे घटना में प्रयुक्त तमंचा और जो बाइक जिससे वो भागा था मौके से, वो रिकवर कर ली है। तो वहीं हरिद्वार से नशीले इंजेक्शन की सप्लाई करने पहुंचे ऋषिकेश में 2 युवकों को एसओजी की टीम ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 290 नशीले और प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। आरोपियों की पहचान कासिब और रिजवान के रूप में हुई है। पूछताछ में युवकों ने बताया कि वो कम समय में अधिक रुपए कमाने के लिए नशे के सौदागर बने। चेकिंग के दौरान 2 युवकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिनसे 290 नशीले इंजेक्शन बरामद हुए हैं, जिनके खिलाफ एनडीपीएस में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। देखिए, पुलिस के द्वारा
इसमें जो इसमें धंधे में लिप्त हैं पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले एक हफ्ते में हमारे द्वारा 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। पूरे देश में जहां क्रिसमस का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, तो वहीं अल्मोड़ा के बाड़न कैथोलिक चर्च में यीशु मसीह की प्रार्थना की गई। तो वहीं सामाजिक व राजनीतिक के साथ लोगों ने भी भागीदारी की और एक दूसरे को क्रिसमस की बधाई दी। इस दौरान फादर रॉबिन दास ने सभी को प्रभु यीशु के मार्गों पर चलने को लेकर जागरूक किया। क्रिसमस के इस पावन पर्व पर सभी अजीजों ने हिस्से को लिया और ज़रूर है कि ये क्रिसमस की इबादत जो कि प्रार्थना सभी सुबह 10:30 बजे से चर्च में आरंभ की गई और उसमें स्थानीय लोगों ने और हमारी कलीसिया के तमाम लोगों ने हिस्से को लिया, जिसमें प्रार्थना व गीतों का गायन और वचन पर मनन और चिंतन किया गया। और ज़रूर है कि ये क्रिसमस की इबादत हम सब के लिए बेहद प्रार्थनाओं के साथ बरकत का बाइस बनी है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।